हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। कई इलाके पूरी तरह से बंद हैं, कुछ खुले हैं, लेकिन वहां भी सरकारी बंदिशें हैं। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो गार्ड आपसे पूछता है कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब कोरोना ने हमसे हमारी आजादी छीन ली है। घंटी बजाओ की स्पेशल सीरीज में हम आज आपकी इसी आजादी पर ग्रहण की बात करने वाले हैं। बताने वाले हैं कि कैसे दुनिया में कोरोना फैलाने के बाद चीन शिकार पर निकल गया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत भी चालबाज चीन के निशाने पर है। सोमवार को एबीपी न्यूज ने आपको चीन के आर्थिक चक्रव्यूह को भेदने का मंत्र बताया। आज सबसे बड़े चक्रव्यूह से शुरुआत करेंगे और यह है चीन का आर्थिक चक्रव्यूह। हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी हमें आर्थिक महाशक्ति बनने से रोक रहा है और हमें अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने दे रहा। अगर आज हमने चीन को नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। मंगलवार को आपने चीन के विस्तारवादी पंजों से बचाने वाला भारत का एक और 11 प्लान जाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को चेतावनी दी कि कोरोना का सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है। इस चेतावनी ने आम लोगों के साथ साथ दुनिया भर की सेनाओं में भी खलबली मचा दी। क्यों? क्योंकि इस अदृश्य दुश्मन से अब सुरक्षा करने वाले भी खतरे में है। लेकिन जब दुनिया डरी हुई है उस वक्त चीन खुश हो रहा है, क्योंकि वो इस बुरे दौर को पार कर चुका है। उसके बाद आपने चीन की खुफिया तकनीक के खुलासे पर घंटी बजाई। कोरोना के बीच साइबर सिक्योरिटी का खतरा पहले से कई ज्यादा बढ़ चुका है, जिसका अड्डा जानते हैं कहां है? चीन में। भारत में तकनीकी तौर पर चीन की मौजूदगी सब जगह है। दिल्ली में चीनी कंपनी के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। चीन की सरकार का हिमायती यूसी ब्राउजर हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। हुआवे की 5G तकनीक लेने के लिए चीन भारत पर दबाव लगातार डाल रहा है। मतलब भारत को हर ओर से घेरने की साजिश जारी है। अब बारी है चीन की सबसे खतरनाक महत्वाकांक्षा के पर्दाफाश करने की, जिसका सीधा संबंध आपके अधिकारों से, आपकी आजादी से। कोरोना वायरस पर झूठ बोलकर चीन ने दुनिया के करोड़ों लोगों को, आपको, हमको, सबको घरों में घुटते रहने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आपकी ये घुटन तब और बढ़ जाएगी जब आपको पता चलेगा कि कोरोना फैलाने के बाद चीन दुनिया में लोकतंत्र खरीद रहा है, लोकतांत्रिक सरकारों को परेशान कर रहा है, उन देशों की सरकारों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मतलब चीन चाहता है कि जैसे उसकी जनता बंधन में जीती है, उसी तरह दुनिया उसके इशारों पर चले। चीन की तरह दुनिया में एक पार्टी का राज हो। इसके लिए वो ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, हंगरी समेत पूरे यूरोप और अफ्रीका में जमकर निवेश कर रहा है। इसके अलावा वो कमजोर लोकतंत्र वाले देशों मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान को कर्ज देकर अपना गुलाम बना रहा है। पड़ोसियों का चीन का कर्जदार होना भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया है। चीन भारत के लिए एक सबसे बड़ा समस्या है, उसका कारण कि वो एक बहुत ही ह्यूज एक नेबरिंग कंट्री है। और नेबरिंग कंट्री कोई शांत कंट्री नहीं है। नेबरिंग कंट्री बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी वाली कंट्री है, हार्डकोर नेशनलिस्ट कंट्री है। सबसे बड़ा कारण है कि देखिए हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है और 1962 वॉर के बाद हमारा जो एक नैरेटिव था वो एंटी चाइना नैरेटिव भारत में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया और भारत के बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद चीन ने धोखा दिया है। लेकिन चीन के इरादों का कुछ देशों की सरकारें जमकर विरोध कर रही हैं। इसमें पहला नाम ऑस्ट्रेलिया का है, जिसने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ही नहीं, उनकी सरकार के मंत्रियों ने चीन से मोर्चा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन चीन के सामने उनकी मजबूरी भी है और यही दिखता है चीन का लोकतंत्र को हाईजैक करने वाला चक्रव्यूह। ऑस्ट्रेलिया में चीन के विरोध की सबसे बुलंद आवाज जेसन वुड की है, जो वहां के गृह राज्य मंत्री हैं। We've only witnessed awful COVID
virus had under 70. जेसन वुड आज एबीपी न्यूज पर आएंगे और ऑस्ट्रेलिया में चीन को रोकने का प्लान बताएंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने जेसन वुड से बातचीत की है। जेसन वुड चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर सीधा हमला कर रहे हैं और भारत समेत दुनिया को बता रहे हैं कि चीन के जाल को कैसे काटा जा सकता है। Australia, before any international travel ban was put in place, Australia actually put in the travel ban with China. The Chinese Communist Party was not happy. It was the right decision to make. अगली रिपोर्ट में आप ये जानने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया में चीन ने लोकतंत्र की बुनियाद को कैसे हिला दिया। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होना भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चीन के चक्रव्यूह से कैसे बचाया जा सकता है? इस बारे में पूरे विस्तार से आप अगली रिपोर्ट जानने वाले हैं। चीन में एक वक्त ऐसा था जब वहां एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर मनाही थी। चीन की उसी वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से दुनिया में लाखों बच्चे अनाथ की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि चीनी सरकार के डर से उन बच्चों को उनके ही माता पिता ने लावारिस बनाकर छोड़ दिया। आज भले ही यह पॉलिसी खत्म हो चुकी है, लेकिन चीन की जनता अब भी लाचार है। चीन की योजना सारी दुनिया में एक पार्टी की सरकार चलाने की है और उसके निशाने पर लोकतांत्रिक देश हैं, जिनमें से एक ऑस्ट्रेलिया भी है। धरती पर दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। भारत से ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा रिश्ता क्रिकेट से है, जहां दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है। प्रति व्यक्ति आय में ऑस्ट्रेलिया का 10वां नंबर है। मानव विकास सूचकांक में तीसरा, सबसे कम गरीब देशों में 21वां और हैप्पीनेस इंडेक्स में वो दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। इतना संपन्न होने पर भी ऑस्ट्रेलिया परेशान है, लेकिन वो कोरोना से कम और कोरोना पैदा करने वाले देश से ज्यादा परेशान है। वो चीन से बेहद नाराज है। I firmly believe after the COVID-19 crisis, because of obviously we can't have all the reliance on China providing all the masks and all the protective equipment, you'll find countries like India and Australia will work very much closer into the future. अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन से सबसे ज्यादा जवाब मांग रहे हैं। इन देशों का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और साथ ही जवाबदेही तय होनी चाहिए। Australian government was criticised by officials in the World Health Organization saying this is not needed. Why are you doing? ऑस्ट्रेलिया की इस नाराजगी की वजह चीन की दखलंदाजी है, जो हर दिन के साथ वहां बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के गृह राज्य मंत्री का ये बयान इसकी पुष्टि करता है। Australia, before any international travel ban was put in place, Australia actually put in the travel ban with China. The Chinese Communist Party was not happy. It was the right decision to make. ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया चीन से इतना नाराज क्यों है? क्या ऑस्ट्रेलिया को चीन के कारण अपना लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है? सुनने में ही अजीब लगता है कि दुनिया के इतने बड़े देश पर चीन का कब्जा कैसे हो सकता है। ये समझने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी गहराई से समझना होगा। ये जानना होगा कि वो इतना अमीर कैसे हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पास कोयला, लोहा, डायमंड, सोना, यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है, जिसे दुनिया को बेचकर वो बहुत अमीर बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 29 सालों में ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक मंदी छू भी नहीं पाई है, जबकि इतने सालों में दुनिया कई वैश्विक मंदी का गवाह बनी। तो सवाल वही है, अगर ऑस्ट्रेलिया इतना शक्तिशाली है, उसके पास भरपूर प्राकृतिक संसाधन है, तो फिर चीन उसकी सरकार को कैसे परेशान कर रहा है? अब इस सवाल का जवाब जानिए। ऑस्ट्रेलिया से होने वाले कुल निर्यात में 33% हिस्सा चीन का है। ऑस्ट्रेलिया के खनिज पदार्थों का सबसे बड़ा ग्राहक चीन है, जिससे वो हर साल करीब 9.5 लाख करोड़ रुपए कमाता है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के वैभव में चीन का बहुत बड़ा रोल है। ऑस्ट्रेलिया भले ही सामाजिक और वैचारिक रूप से अमेरिका, यूरोपीय देशों के करीब है, लेकिन उसकी जेब को चीन की नाराजगी सीधे प्रभावित करती है।
चीन का असर ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे कमाऊ एजुकेशन सेक्टर में भी। हर वर्ष ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में 2,47,000 करोड़ रुपए यहीं से जुड़ते हैं। इसके लिए भी वो चीन पर निर्भर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के कुल छात्रों में 30% चीन से आते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए का है, जो अमेरिका और जापान के संयुक्त कारोबार 11,19,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब ये सब बदलना चाहता है, जिसके लिए वो भारत की तरफ देख रहा है। बीते कुछ सालों के दौरान ऑस्ट्रेलिया की राजनीति चीनी असर का अखाड़ा बनती नजर आई है। एक तरफ पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का लिबरल आइडिया है, तो दूसरी तरफ चीनी मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की बड़ी संख्या के सहारे चीन की अपना दबदबा दिखाने की चाहत। इन विपरीत प्रभावों का खेल खुलकर तब सामने आया जब ऑस्ट्रेलिया के एक सीनेटर को चीनी कारोबारी से आर्थिक मदद लेने और दक्षिण चीन सागर पर बीजिंग के रुख का समर्थन का मामला सामने आया। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि न्यू साउथ वेल्स से ईरानी मूल के ऑस्ट्रेलियाई सांसद सैम दस्तयारी को जनवरी 2018 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई राजनेता सैम दस्तयारी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि सांसद रहते हुए अपना कानूनी मामला सुलझाने के लिए उन्होंने चीनी मूल के कारोबारी हुआंग शियांगो और उनके यूहू ग्रुप से $40,000 की मदद स्वीकार की थी। एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन भ्रष्ट नेताओं के अलावा सिस्टम की कमजोरी का भी फायदा उठाता है। ऑस्ट्रेलिया में 3 स्तर पर कानून बनते हैं, इसीलिए उसे 3 सरकारों वाला देश भी कहा जाता है। केंद्रीय सरकार पूरे देश के लिए कानून बनाती है। 6 राज्य और 2 मेनलैंड टेरिटरी पार्लियामेंट अपने राज्य और क्षेत्र के लिए कानून बनाते हैं और 500 लोकल काउंसिल जिलों के लिए कानून का निर्माण करती हैं। और यहीं से शुरू होता है चीन का खेल। कुछ जानकार सत्ता के अलग अलग ढांचे को ऑस्ट्रेलिया में चीन के दबदबे का एक कारण मानते हैं। तो देखा आपने चीन पर निर्भरता कितनी खतरनाक है। पहले वो दोस्त के भेष में आता है, भरोसे में लेता है और फिर दगाबाजी करके मालिक बन बैठता है। अफ्रीका में भी ऐसा ही हो रहा है। आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि चीन आखिर ये सब कर कैसे लेता है और भारत के सामने खड़ी इस चुनौती का इलाज क्या है। चलिए ये भी बता देते हैं आपको। मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे। कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। ऐसा सिर्फ लोकतंत्र में ही संभव है, जब देश का प्रधानमंत्री लॉकडाउन की वजह से जनता को होने वाली परेशानी के लिए माफी मांगे। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई। किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने जाने की परेशानी, कोई घर परिवार से दूर है, लेकिन आप देश की खातिर एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। मेरी आपसे ये सिर्फ लोकतंत्र में ही मुमकिन है, जहां प्रधानमंत्री बार बार हाथ जोड़कर पब्लिक से ये अपील करे कि घर से बाहर मत निकलिएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। सिर्फ लोकतंत्र में ही प्रधानमंत्री जनता की जान बचाने के लिए अर्थव्यवस्था को रोकने का जोखिम उठाता है। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हो सकता है आपको इसमें कुछ भी खास न लगे। आप कह सकते हैं कि यही तो सरकार का काम है। आपका तर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपको बहुत सामान्य लग रहा है
वो इस रिपोर्ट की हेडलाइन देखकर ही बहुत कीमती नजर आने लगेगा। एसोसिएटेड प्रेस का दावा है कि चीन की सरकार ने अपने लोगों की जान से खिलवाड़ किया। शी जिनपिंग समेत चीन के 3 सर्वोच्च नेताओं को 14 जनवरी को ही कोरोना वायरस के खतरे की बात पता चल गई थी। वो जानते थे कि कोरोना वायरस इंसान से इंसान में फैल सकता है, फिर भी चीन की सरकार ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जनता को कोरोना से बचाने की बजाय चीन के अफसर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सबसे बड़े सम्मेलन की तैयारियों में जुटे थे। यही वजह है कि अब दुनिया इस मामले की जांच चाहती है। भारत की भी अगर हम बात करें तो अभी तक भारत ने कम से कम कोरोना वायरस के एक्सपेंशन को काफ़ी हद तक रोका है। और यहाँ पे डेमोक्रेसी है, मीडिया अभी भी पूरी इंडिपेंडेंट है, कंट्रोल में उस ढंग से नहीं है। तो इसके बावजूद आप देखते हैं कि यहाँ पे भारत ने उस पर काफ़ी कंट्रोल किया है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें, जैसे जर्मनी की बात, तो जर्मनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में। जो न्यूजीलैंड है उसने अच्छा किया, ऑस्ट्रेलिया भी ने अच्छा किया है। साउथ कोरिया जो कि एक डेमोक्रेसी है, साउथ कोरिया ने भी इस पर अच्छा कमा। चीन में जनता को इसीलिए मरने के लिए छोड़ दिया गया क्योंकि वहाँ उसकी कोई अहमियत नहीं है, जबकि लोकतंत्र में जनता मालिक है क्योंकि उसके वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है। लेकिन चीन में एक पार्टी का राज है। अब सवाल यह है कि फिर लोकतंत्र के किले क्यों दरक रहे हैं? नेपाल, श्रीलंका, मालदीव ये भारत के वो पड़ोसी देश हैं जहां की राजनीति में चीन समर्थक पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान का मामला इससे अलग है क्योंकि वहां पूरा सिस्टम ही चीन के आगे नतमस्तक है। लेकिन असल चिंता यूरोप को लेकर है, जहां इटली में सिल्वियो बर्लुस्कोनी, फ्रांस में फ्रांसवा ओलांद जैसे नेताओं ने चीन को अपने यहाँ आने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ऐसा ही आरोप ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पार्टी लेफ्ट लिबरल पर भी लगता है, जो चीन समर्थक है। इटली के नेताओं में चीन प्रेम इतना ज्यादा है कि जान माल की इतनी तबाही के बावजूद वहाँ के विदेश मंत्री चीन से दोस्ती के गाने गा रहे हैं। ये सब हमने आपको इसीलिए बताया ताकि आप समझ सके कि लोकतंत्र के मंदिर में चीन तभी घुस सकता है जब उस देश के लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो, नेता भ्रष्ट हो और कारोबार ड्रैगन पर निर्भर हो। भारत में फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट इसके न होने की आशंका को खारिज करते हैं। चीन में जानते हैं कि जो सत्ता है वो वन पार्टी सिस्टम है जिसमें कि कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। ये सिस्टम काफ़ी सेंट्रलाइज्ड है, काफ़ी ऑथोरिटेरियन सिस्टम है। एक पिरामिड तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो सेंट्रल कमेटी और पॉलिट ब्यूरो के मेंबर होते हैं वो, और ऊपर सबसे जो सेक्रेटरी जनरल या प्रेसिडेंट होता है, तो वो डिसाइड करता है सारी बातों को। तो चीन में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको लगता है कि अगर डेमोक्रेसी के रूट्स पूरे वर्ल्ड में या दूसरे जगहों पर आसपास के देशों में अगर मजबूत होता है तो इससे चीन पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल यह है कि चीन को कैसे रोका जाए, तो इसके लिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनना होगा जो उन्होंने सेंट्रल हॉल में दिया। जनप्रतिनिधि के लिए कोई भेद रेखा नहीं हो सकती। जो हमारे साथ थे हम उनके लिए भी हैं, जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं उनके लिए भी है। जिन्होंने आज हम पे विश्वास रखा है हम उनके लिए भी हैं, और जिनका विश्वास हमें जीतना है हम उनके लिए भी हैं। क्योंकि अब देश माफ नहीं करेगा, देश माफ नहीं करेगा। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं और हमें इन जिम्मेवारियों को निभाना है। लेकिन जब सरकारें असल कर्तव्य भूल जाती हों तो सिस्टम सड़ने लगता है। ऐसे में जनता चीन में विशाल पैमाने पर होने वाले बदलावों को देखती है तो लोकतंत्र को कोसने लगती है। हम सब लोग भूल जाते हैं कि चीन में न बहस की गुंजाइश है और न ही विरोध का अधिकार, लेकिन सिस्टम की सुस्ती सोने से भी कीमती अधिकारों को मिट्टी जैसा बना देती है। बार हमको लगता है समूह में तुम क्या कर रहे साहब, पार्टी ने जिता दिया, लोगों ने बहुत मेहनत की। थोड़े दिन के बाद कहते साहब मेरा अपना इतना ताकत है जी, मेरा इतना संपर्क है, इतने सालों की पुण्य ही है, तो जितना ही था मुझे धीरे धीरे आ जाएगा, देर नहीं लगती है जी। हम एक मान के चले साहब, न हम हमारी हैसियत से जीत करके आते हैं, न कोई वर्ग विशेष हमें जिताता है, न कोई जाति समुदाय हमें जिताता है, न ही मोदी हमें जिताता है।
हमें सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता जिताती है। हम जो कुछ भी हैं मोदी के कारण नहीं है, जनता जनार्दन के कारण है। हम जो कुछ भी हैं हमारी अपनी योग्यता के कारण है, ऐसा भ्रम में हम ना आए। हम जो कुछ भी हैं जनता जनार्दन के कारण है। और हमें जन आदेश मिला है, जन आदेश। हमें उस जन का सम्मान करना है और उस जन के आदेश का पालन करना है। आजादी ही लोकतंत्र का असली मजा है, उसकी आत्मा है। कोई क्या पहनेगा, क्या खाएगा, किस धर्म को मानेगा, किस विचारधारा से जुड़ेगा, किसे चुनेगा, किसका विरोध करेगा, ये सब हक लोकतंत्र में फ्री मिलते हैं। ऐसा आगे भी जारी रहे, इसके लिए एक्सपर्ट सरकार के साथ साथ जनता से भी कुछ चाहते हैं। तो मेरे विचार से सबसे पहला काम जो भारत को करना चाहिए वो है अपने को और ज्यादा सशक्त बनाना चाहिए। आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, सामरिक तरीके से जो भी प्रयत्न हम कर सकते हैं हमको करने चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था अब $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। आगे भी इसका बढ़ने के बहुत अच्छे आसार नजर आ रहे हैं, परंतु हमको पूरे देश को, न केवल सरकार को परंतु पूरे देश को एकजुट होकर हमको अपने को सशक्त बनाने में जुट जाना चाहिए। अपने यहाँ पर अपने देश में इंटरनल यूनिटी बनाने की बहुत ज़रूरत है। हम देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चाहे ऑपोजिशन पार्टीज़ हों, सिविलियन ग्रुप्स हों, इस प्रकार के NGOs हों वगैरह, इसमें यूनिटी ऑफ पर्पस नहीं है। इसको हमको साथ में, पूरे देश को हमको साथ में लेकर चलना है। कोरोना ने आजादी का मतलब सबको समझा दिया है। वायरस में बंधी दुनिया ये समझ गई है कि बाहर घूमना, खुलकर सांस लेना, अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से जीने का हक इस दुनिया हर किसी को नहीं मिलता। इसीलिए इससे पहले कि कोरोना के बाद चीन आपको आजादी की कीमत दोबारा समझाने आए, जाग जाइए। धर्म, जाति, संप्रदाय से उठकर सिर्फ देश को आगे रखिए। सरकार पर आर्थिक सुधार के लिए दबाव डालिए और मनवाइए। और हाँ, कोरोना से मुश्किल में आए अपने गरीब भाइयों का सहारा बनिए। बापू के विचारों को याद करिए, तभी कोरोना से भी खतरनाक विस्तारवाद के वायरस से भारत हमेशा कीटाणु मुक्त रहेगा।